दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी ऐप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। नैब IT चैलेंज 2022 की घोषणा। सुनेंगे दिल्ली के नेत्रहीन आयुषी की कहानी, कैसे UPSC CAC 2021 की कठिन परीक्षा में हासिल किया बड़ा मुकाम। द गुड, द बैड, द अगली। सुनेंगे NHFS 5 की रिपोर्ट में दिख रही भारत की सच्ची हालत के बारे में। केरला में राज्य के अधीन सभी कार्यालयों में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की मांग। ईयर्स फॉर इक्विटी क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम माने के P4E कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स के लिए पंजीकरण की शुरुआत। मां ने एंडोसल्फान पीड़िता को मारकर कर ली आत्महत्या, कासरगोड में जीवन किया समाप्त। अपने सपनों को हासिल करने के लिए UPSC टॉपर्स ने लड़ी जंग गरीबी और विकलांगता से। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए अपने घरों में मूल्यांकन के पात्र है। कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के प्रयास जारी। पुणे में बेटे की विकलांगता को ठीक करने के लिए रस्मों के बहाने महिला का भगवान ने किया बलात्कार। सेंट जेवियर्स के XRCVC ने की है सर्टिफिकेट प्रोग्राम की घोषणा। कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब ओपनिंग। न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर।
दोस्तों अब बात करेंगे मद्रास उच्च न्यायालय के एक लेटेस्ट फैसले के बारे में। एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से अपने निवास स्थान पर चिकित्सा मूल्यांकन के हकदार है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश कहते हैं कि सरकार अन्य विकलांग लोगों को भी विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने पर विचार कर सकती है। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने लिखा है कि पुराने वाक्यांश को उलटते हुए मुझे ये देखना चाहिए कि यदि लोग कार्यालय पर नहीं आएंगे तो कार्यालय को उनके पास जाना होगा। न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब सामुदायिक प्रमाण पत्र दरवाजे पर प्राप्त हो सकते हैं तो क्या राज्य विकलांग व्यक्तियों के मामले में भी उसी मॉडल को लागू नहीं कर सकता है? भारतीय राज्य की नौकरशाही को इसके स्टील फ्रेम के रूप में वर्णित किया गया है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए। इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेते हुए कि मानसिक रूप से विकलांगों को सरकारी अस्पताल जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर लाने से उनके लिए काफी तनाव और चिंता पैदा हो जाएगी। ये नहीं पता कि क्या घबराहट और चिंता पैदा कर सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि ये चिकित्सीय रूप से उचित होगा कि मूल्यांकन उनके घरों पर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया जाए। तमिलनाडु देश में सबसे अच्छे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में से एक होने का दावा कर सकता है। तमिलनाडु सरकार ने एक प्रशंसनीय योजना इल्म थेदी कल्वी माने के दरवाजे पर शिक्षा शुरू की है। इस मॉडल को मामले में बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। उम्र दराज TR चेन्नई के रामनाथन, जो अपने 61 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग बेटे R साई कुमार के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र चाहते थे ताकि बाद में वे याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन प्राप्त कर सके। उनके वकील अभिनव पार्थ सारथी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कष्टों पर प्रकाश डाला। उन्होंने न्यायाधीश को बताया कि चेन्नई के सरकारी सामान्य अस्पताल ने 1992 में एक प्रमाण पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि साई कुमार स्थायी रूप से विकलांगता से पीड़ित है। फिर भी पेंशन बुक में उनका नाम दर्ज कराने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों ने एक नया विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर जोर दिया जिसमें कहा जाए कि स्थायी विकलांगता अब भी जारी है। इस तरह के आचरण को अस्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने आधिकारिक आचरण की आलोचना की। न्यायाधीश ने श्री पार्थ सारथी के इस निवेदन को भी गंभीरता से लिया कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के डॉक्टर श्री साई कुमार को 26 अप्रैल को एम्बुलेंस में उनके सामने पेश किए जाने से संतुष्ट नहीं थे। प्रारंभिक जांच के बाद वे चाहते थे कि उन्हें फिर से पेश किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि 26 अप्रैल को जो हुआ उससे साई कुमार आहत थे और एक बार फिर से एम्बुलेंस में बैठने को तैयार नहीं थे। सरकारी वकील C जयप्रकाश की केस लड़ने की सराहना करते हुए जज ने आदेश किया कि याचिकाकर्ता के बेटे का उसके आवास पर परीक्षण किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, UPSC रिजल्ट 2021 की हाल ही में घोषणा की गई है। इस परीक्षा में अपना हुनर दिखाने वाली दिल्ली की आयुषी पूरी तरह से नेत्रहीन है, लेकिन इनके हौसले की कहानी किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। इन्होंने अपने हौसले के दम पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणामों में 48वां रैंक हासिल किया है और ये सचमुच एक बड़ी कामयाबी है। फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग माने कि UPSC का परिणाम घोषित हो चुका है और हर तरफ सिर्फ टॉपर्स की ही चर्चा हो रही है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इस परीक्षा के पहले तीनों पायदानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है 48वां स्थान प्राप्त करने वाली दिल्ली की आयुषी की। आयुषी देख नहीं सकती है, वे 100% नेत्रहीन है। बावजूद उन्होंने हौसलों की उड़ान से सामान्य वर्ग के टॉप 50 में जगह बना ली है। दोस्तों, लेते हैं कुछ जानकारी आयुषी के जीवन के बारे में। दिल्ली के रानी खेड़ा की रहने वाली 30 वर्षीय आयुषी
बचपन से ही प्रतिभावान रही है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उन्होंने हमेशा टॉप किया है। फिलहाल वो दिल्ली के मुबारकपुर स्थित स्कूल में इतिहास की लेक्चरर हैं। पढ़ने और पढ़ाने में रुचि रखने वाली आयुषी ने इससे पहले दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB में टॉप किया था। आयुषी ने वर्ष 2009 में 12वीं की परीक्षा पास की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के केशवपुरम स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIET से आगे की पढ़ाई की। वर्ष 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और SPM कॉलेज की टॉपर रही। 2016 में उन्होंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया से BEd की पढ़ाई पूरी की। फ्रेंड्स, आयुषी के घर में भी सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आयुषी की मां आशा रानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। उन्होंने नौकरी से VRS ले लिया था। उनके पिता अशोक कुमार HLE में चीफ डिस्पेंसर के पद पर भटिंडा पंजाब में तैनात है। उनके भाई कुमुद देवास GST विभाग में एक्साइज इंस्पेक्टर है और वर्तमान में गुजरात में तैनात है। UPSC सिविल सेवा 2021 के टॉपर्स में दृष्टिबाधित उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने विकलांगता को अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने दिया। कई अन्य ऐसे हैं जिन्होंने एक असफल प्रयास को अपनी महत्वाकांक्षा को हराने नहीं दिया। UPSC सिविल सेवा 2021 रैंक धारक देश भर के उज्जवल दिमाग में मिश्रित बेंच है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 685 उम्मीदवारों में दिल्ली के सम्यक जैन और आयुषी हैं, दोनों ही दृष्टिबाधित हैं। सम्यक, जिनकी प्रारंभिक परीक्षा उनकी मां ने लिखी थी और मुख्य परीक्षा उनके दोस्तों ने, दूसरे प्रयास में UPSC उत्तीर्ण करने के बाद अब खुश हैं। पहले प्रयास में वो मुख्य परीक्षा में जगह नहीं बना सके थे। वो डिजिटल फॉर्मेट में किताबें पढ़ते हैं और दिन में 7 घंटे पढ़ाई करते हैं। उनका मानना है कि परीक्षा को पास करने की कुंजी निरंतरता है, माने कि कंटिन्यूटी। 100% नेत्रहीन 30 वर्षीय आयुषी पूरे स्कूल और कॉलेज में टॉपर रही है। UPSC के लिए अर्हता प्राप्त करने से पहले आयुषी ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में टॉप किया था। वर्तमान में वे एक इतिहास शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। नासिक के एक ऑटो रिक्शा चालक के बेटे स्वप्निल पवार ने दूसरे प्रयास में अखिल भारतीय रैंक 418 हासिल की है। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही UPSC को क्रैक करने और एक अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा था। उन्हें लगता है कि युवाओं में ये गलत धारणा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना दिन रात पढ़ाई करने जैसा है। स्वप्निल बताते हैं कि वो रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे। मैनपुरी बिहार के 296 UPSC रैंक धारक ऋतुराज प्रताप यादव ने UPSC की तैयारी के लिए रिलायंस रिफाइनरी में अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी। वो वहां पर मैनेजमेंट इंजीनियर के तौर पर 18 लाख रुपए सालाना वेतन कमा रहे थे। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने 1 साल में नौकरी छोड़ दी और IAS की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। तन्मयी देसाई ने अपने दूसरे प्रयास में 224 अंक हासिल किए। उनका कहना है कि वो सुबह 3:30 बजे उठती थी और रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन साथ ही फिट रहने के लिए व्यायाम और नृत्य भी करती थी। सेंट जेवियर्स के XRCVC ने की है सर्टिफिकेट प्रोग्राम की घोषणा। दोस्तों, सेंट जेवियर्स कॉलेज XRCVC विवियाना एक्सटेंशन दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के एक नए ऑफलाइन बैच की घोषणा कर रहा है। इस कार्यक्रम को SBI फाउंडेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर PWD संचालित करने जा रहे हैं। कोर्स का शीर्षक है बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक्सेस टेक्नोलॉजीज का परिचय, कंप्यूटर और एक्सेस टेक्नोलॉजीज पर ओरिएंटेशन कोर्स, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड इंट्रोडक्शन टू एक्सेस टेक्नोलॉजीज फॉर द विजुअली चैलेंज्ड, ओरिएंटेशन कोर्स ऑन कंप्यूटर्स एंड एक्सेस टेक्नोलॉजी।
दोस्तों, इस प्रोग्राम का केवल पात्रता मानदंड है अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना। इस पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागी सीख चुके होंगे आवश्यकता अनुसार दैनिक जीवन और शैक्षिक कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर का उपयोग और दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी का उपयोग। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों का मूल्यांकन उपस्थिति, प्रदर्शन, नियमित समीक्षा और एक अंतिम परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जो प्रशिक्षण के अंत में आयोजित की जाएगी। एक बुनियादी परीक्षण के बाद संतोषजनक उपस्थिति, अच्छे आचरण और कर्तव्यनिष्ठ कार्य के अधीन पाठ्यक्रम के अंत में एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक लोग कृपया द जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज्ड के वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग करके गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। दोस्तों, ये पंजीकरण लिंक 6 जून 2022 को शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। कोर्स 13 जून 2022 सोमवार से शुरू हो रहा है। कोर्स की कुल अवधि है 48 घंटे, यानी कि 6 सप्ताह के लिए सप्ताह में 8 घंटे। प्रशिक्षण के दिन है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। समय दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। स्थान XRCVC विवियाना एक्सटेंशन, पहली मंजिल, विवियाना मॉल, ठाणे पश्चिम। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विकास दाभोलकर, कंप्यूटर प्रशिक्षक, तकनीकी सलाहकार। इनका फोन नंबर है 9969166378। याद रहे 9969166378। ईमेल आईडी है vikas@xrcvc.org। याद रहे vikas@xrcvc.org। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण के दौरान अपने व्यक्तिगत ईयरफोन, हेडफोन का उपयोग करें। गूगल फॉर्म जल्द से जल्द भरें तथा रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस बटन पर क्लिक ना करें। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म जमा नहीं होगा। एक बार फॉर्म भर जाने के बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आपको गूगल की ओर से एक रिसिप्ट ईमेल प्राप्त होगा। दोस्तों, कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए हवाई अड्डों को अतिरिक्त सेवाओं से लैस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को जारी रखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण माने के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI हवाई अड्डों को एक बाधा मुक्त सुविधा बनाने के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। आज कोई भी ऐसे लोगों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के साथ हवाई अड्डों के परिसर में लगे रैंप्स, रेलिंग, पानी की सुविधा, अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं को देख सकता है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश बिंदु से ही यात्री हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा गतिशीलता के मुद्दों पर मदद मांग सकते हैं। गतिशीलता की समस्या वाले लोग उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर भी पार्किंग स्थल से हवाई अड्डे के कर्मचारियों के साथ संवाद कर सकते हैं। क्षेत्र में एक हेल्प डेस्क भी लगाया गया है, जिससे लोग अपनी जरूरतों के विभाग से संपर्क कर सकते हैं। विकलांग यात्रियों को टर्मिनल भवन के बाहर विकसित रैंप पर हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे भवन में आसानी से पहुंच सके। PRM यात्रियों के लिए सेवानिवृत्त कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यदि उनके पास अगले दिन कनेक्टिंग उड़ानें हैं तो रिटायरिंग रूम की सेवाओं के लिए हवाई अड्डे के अंदर बुकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। टर्मिनल भवन के अंदर PRM लोगों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी लगाई गई है। यात्रियों ने उन सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया है जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने उनके उन्नत उड़ान अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटकों के केंद्र गोवा के हवाई अड्डे को भी इस तरह की सुविधाओं से लैस किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वे मानकों को और बेहतर बनाने और यात्रियों के अनुभवों को भी यादगार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश भर के हवाई अड्डों पर ऐसी सुविधाओं को दोहराने के लिए अपनी योजना तैयार कर रहा है।
जो उन्हें विश्वास है कि निकट भविष्य में हासिल करने में सक्षम होंगे। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आओ चले आओ, मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो। रेडियो उड़ान के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया, और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है। हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग। Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com. प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। कॉन्सेंट्रिक्स की विभिन्न इकाइयों में देश भर में विकलांग स्नातकों के लिए उनके विविध कौशल और अनुभव के अनुसार नौकरी की भूमिकाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए अंग्रेजी में संचार आवश्यक है। कृपया अपना बायोडेटा इस पते पर मेल करें: ability beyond disability @concentrix.com. There are job roles for graduates with disabilities available according to their diverse skills and experience across the country in different units of Concentrix. For these jobs, communication in English is essential. Please send your resume to abilitybeydisablity@concentrix.com. I repeat,
Ability Beyond Disability at concentrix.com। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कासरगौड़ में हुए इस दर्दनाक घटना के बारे में। हत्या और आत्महत्या का एक ऐसा मामला जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आवासीय देखभाल केंद्र की कमी पर प्रकाश डालता है। एक महिला ने कथित तौर पर बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित अपनी बेटी एक एंडोसल्फान पीड़ित की हत्या कर दी और पनाथड़ी पंचायत में अपने घर में अपना जीवन भी समाप्त कर लिया। सोमवार को मृतक की पहचान पनाथड़ी पंचायत के ओट्टामाला के चामुंडी कुन्नू के सरकारी हाई स्कूल की रसोइया विमला कुमारी और उनकी बेटी रेशमा आर के रूप में की गई। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि विमला कुमारी को अपनी बेटी की वजह से भविष्य में उच्च स्तर की चिंता रहती थी। संदिग्ध हत्या और आत्महत्या के इस मामले से एक बात तो साफ है कि कासरगौड़ जिले में विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए संस्थागत देखभाल अपर्याप्त है। विमला कुमारी और रेशमा चामुंडी कुन्नू में 3 कमरों के एस्बेस्टॉस छत वाले घर में रहती थी। उनके पति रघुनाथ की 20 साल पहले ही मौत हो गई थी। उनके 2 बड़े बेटे रंजीत और मनु हैं, जो कोच्चि और कर्नाटक में अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे मनु की पत्नी भाग्य लक्ष्मी चामुंडी कुन्नू स्थित घर पर आई तो घर में अपनी सास और ननद को मृत पाया। राजापुरम के स्टेशन हाउस ऑफिसर उन्नी कृष्णन वी ने कहा कि रेशमा के गले में एक रिबन था। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसकी मां लटकी हुई पाई गई। पुलिस को उनकी मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। उसी स्कूल में मलयालम पढ़ाने वाली पद्मा कुमार ने बताया कि विमला कुमारी करीब 25 साल से पड़ोस के सरकारी हाई स्कूल में मिड डे मील कुक थी। उन्होंने कहा अपनी बेटी के जाने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा, इसका डर उन्हें हमेशा सताता रहता था। वे अक्सर अपनी बेटी के बारे में बात करती। 5 साल पहले तक उनके पति की मां रेशमा की देखभाल करती थी। पनाथड़ी पंचायत के सदस्य और साक्षरता कार्यकर्ता एन विंसेंट ने कहा कि मां की मृत्यु के बाद रेशमा को बिरिकुलम में एक आवासीय कॉन्वेंट में रखा जाना था, लेकिन कोविड के प्रकोप के चलते ये स्कूल बंद हो गए और रेशमा 2 साल तक घर में ही रही। अब चूंकि स्कूल्स 1 जून को फिर से खुलने वाले थे, विमला कुमारी अपनी बेटी को वापस कॉन्वेंट भेजना चाहती थी ताकि वो रसोइये की नौकरी कर सके। लेकिन जब भी मां कॉन्वेंट का जिक्र करती तो रेशमा हिंसक हो जाती। उन्हें उस स्थान में वापस जाना पसंद नहीं था। विमला कुमारी के पास केवल 2 विकल्प थे, या तो अपनी बेटी को घर में बंद करके स्कूल जाए या फिर उसे कॉन्वेंट भिजवा दे। विंसेंट ने बताया कि शायद उन्हें पहला विकल्प पसंद नहीं आया और बेटी को दूसरा विकल्प पसंद नहीं आया। सरकार ने एंडोसल्फान सर्वाइवर्स के लिए मुआवजे के हिस्से के रूप में 3 लाख रुपए दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार पर अब भी परिवार का 2 लाख रुपए बकाया है। सरकार ने 2015 में मुलियार में एंडोसल्फान बचे लोगों के लिए एक पुनर्वास गांव की घोषणा की थी। 6 साल बाद इस बंजर साइट पर कोई गतिविधि नहीं है। हालांकि कार्यकर्ता और प्रभावित परिवार पीड़ितों के लिए एक आवासीय केंद्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहां केवल एक डे केयर सेंटर बनाने की योजना कर रही है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB दिल्ली को दृष्टिबाधित लोगों के लिए अपने नवीन और गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। NAB दिल्ली ने हमेशा माना है कि दृष्टिबाधित लोगों का तकनीकी सशक्तिकरण शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसी विश्वास के साथ NAB दिल्ली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान सभी आयु वर्ग के हजारों दृष्टिबाधित लोगों को ICT प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये प्रतियोगिता दृष्टिबाधितों को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। NAB IT चैलेंज
दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की IT कौशल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नेत्रहीनों के लिए ICT प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और ICT में उन्नत कौशल वाले युवाओं को पहचानना है। प्रशिक्षण की तारीख 18 जून 2022, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान NAB दिल्ली कैंपस, RK पुरम, दिल्ली। पात्रता मापदंड 15 से 28 वर्ष की आयु सीमा में नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले उम्मीदवार, छात्र और बेरोजगार उम्मीदवार। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन और इंटरनेट का ज्ञान आवश्यक। NVDA स्क्रीन रीडर या विंडोज मैग्नीफायर का ज्ञान भी आवश्यक। दोस्तों, जान लीजिए कि विजेताओं को नकद पुरस्कार और रोमांचक सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पहले विजेता को 10,000 रुपए, दूसरे विजेता को 7,000 रुपए तथा तीसरे विजेता को 5,000 रुपए मिलेंगे। चैलेंज में हिस्सा लेने से पूर्व जान ले इससे जुड़े कुछ निर्देश। उम्मीदवारों को अपने विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ पहचान का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी फोटो ID प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। इन दस्तावेजों को उनके पंजीकरण फॉर्म में ऑनलाइन भी अपलोड किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने स्वयं के वाहन के माध्यम से और प्रतियोगिता से 15 मिनट पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद एक योग्यता ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी होगी। ऑफलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्षम होने के लिए उम्मीदवारों को इसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऑफलाइन प्रतियोगिता में 2 राउंड्स होंगे। उम्मीदवारों को दोनों राउंड्स में उनके संचयी प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदन करने हेतु आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जो कि आप 9 जून 2022 को शाम 5 बजे तक भरकर अपनी भागीदारी दर्ज कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 921-231-9672 पर। नंबर याद रहे 9212319672। दोस्तों, केरला में तिरुवनंतपुरम में विकलांग व्यक्तियों की सामान्य श्रेणी में UGC नेट के आवेदकों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने राज्य में PhD करने के लिए उनके लिए आरक्षित 200 स्लॉट्स भरने के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उनके लिए आरक्षण को SC, ST और OBC जैसी सामुदायिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देश में 2 प्रकार के आरक्षण हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, माने कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आरक्षण लागू किए जा चुके हैं। अनुच्छेद 16(1) के तहत PWD सामान्य श्रेणी के लिए क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होता है और अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC जैसी सामुदायिक श्रेणियों के लिए लंबवत आरक्षण माने के वर्टिकल आरक्षण लागू होता है। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता होनी चाहिए। एक आवेदक ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण माने के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के भीतर लंबवत आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन अवैध है। PWD सामान्य आवेदकों के लिए बहुत अधिक कटआउट अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन समान विकलांगता वाले विभिन्न ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए कम अंक है, जो कि अवैध है। विकलांगता और LGBTQIA+ समुदायों के लिए अनुसंधान और वकालत करने के लिए अधिक अनुभव वाले लोगों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समुदायों के भीतर की आवाजें इसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती हैं। और अब संगत अनुसंधान और वकालत पर एक छोटा डिजिटल पाठ्यक्रम ले आ रहे हैं, जो कि उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है और बाद में एक वजीफा आधारित यानी कि स्टाइपेंड बेस्ड परामर्श फेलोशिप है। इस पाठ्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड है। पाठ्यक्रम केवल विकलांग लोगों और LGBTQIA+ समुदायों के लिए है।
व्यक्ति को अनुसंधान और वकालत में न्यूनतम या कम अनुभव होना चाहिए। परास्नातक यानी कि मास्टर्स और उससे ऊपर जैसी उन्नत डिग्री वाले लोगों पर इसमें विचार नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी का बुनियादी ज्ञान जरूरी है। पियर्स फॉर इक्विटी डिजिटल कोर्स के बाद 6 महीने का इन पर्सन मेंटर फेलोशिप प्रोग्राम होगा। ये 25 प्रतिभागियों के लिए वजीफा आधारित फेलोशिप होगा। पाठ्यक्रम के लिए अभी आवेदन करने हेतु संगत की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म भरें। दोस्तों आइए अब जानते हैं न्यूज पुणे से। जानते हैं कि क्या हुआ इस बलात्कार के मामले में। दरअसल 36 वर्षीय पीड़िता ने हड़पसर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बलात्कार, कपड़े उतारने के इरादे से हमला, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं को लागू किया है। पुणे सिटी पुलिस ने अपने बेटे की शारीरिक अक्षमता को ठीक करने और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करने वाली एक महिला से कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में 60 वर्षीय स्वयंभू बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 36 वर्षीय पीड़िता ने हड़पसर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत बलात्कार, कपड़े उतारने के इरादे से हमला, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी के साथ साथ महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू अधिनियम की रोकथाम और उन्मूलन के प्रावधानों को भी लागू किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए साधु बाबा का नाम धनंजय गोहद उर्फ नाना बताया जाता है, जिसकी 35 वर्षीय महिला साथी की तलाश अब भी जारी है। पीड़ित महिला ने बाद में अपने भाई को घटना के बारे में बताया और 27 मई को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। हड़पसर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक विश्वास डागले ने बताया है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के पुलिस स्टेशन पहुंचने के तुरंत बाद ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हमने गिरफ्तार संदिग्ध महिला साथी की तलाश भी शुरू कर दी है। दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम दौरे के आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि भले ही देश के विभिन्न मापदंडों में महत्वपूर्ण प्रगति का दर्जा प्राप्त किया गया है, सभी सामाजिक समूहों में बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए आर्थिक कल्याण एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वच्छता पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS के आंकड़ों से पता चलता है कि 19% घरों में अब भी शौचालय की सुविधा नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे खुले में शौच कर रहे हैं। इसके अलावा केवल 59% परिवारों ने खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन स्रोत का उपयोग किया है, जिसका प्रभावी अर्थ ये है कि लगभग 41% लोगों के पास ऐसी पहुंच नहीं है। देश की आजादी के 75वें वर्ष में इस तरह के आंकड़े निराशाजनक है, लेकिन कुल मिलाकर सर्वेक्षण विभिन्न मोर्चों पर मिली-जुली प्रगति को दर्शाता है। NHFS दुनिया के सबसे बड़े घरेलू सर्वेक्षणों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से इसे संचालित किया जाता है। ये एक ऐसा अध्ययन है जो केंद्र सरकार और USAID द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ये स्वास्थ्य के सामाजिक और आर्थिक निर्धारों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। इन वर्षों में कई नए मानकों को शामिल किया गया है, जिससे ये देश में सबसे व्यापक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सर्वेक्षणों में से एक बन गया है। NHFS 5 इस तरह का 5वां दौर 6 लाख से भी अधिक घरों में, जिनमें 7 लाख से भी अधिक महिलाएं तथा 10 लाख से भी अधिक पुरुष शामिल है, से समान डेटा प्रदान करता है, जिसमें प्री स्कूल्स में उपस्थिति, शौचालय तक पहुंच, मृत्यु पंजीकरण, विकलांगता से लेकर संकेतों के व्यापक स्पेक्ट्रम की जानकारी बताई जाती है। बीमा कवरेज, गर्भावस्था के दौरान घरेलू हिंसा के मामले, महिलाओं द्वारा संपत्ति का स्वामित्व, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की प्रथाएं, गर्भपात के तरीके और कारण। दोस्तों, सच मानिए इन सब की हालत भारत में वर्षों से सुधरती नहीं दिखाई दे रही है।
तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। नैब आईटी चैलेंज 2022 की घोषणा। सुनेंगे दिल्ली के नेत्रहीन आयुषी की कहानी, कैसे यूपीएससी सीएसई 2021 की कठिन परीक्षा में हासिल किया बड़ा मुकाम। द गुड, द बैड, द अगली। सुनेंगे NHFS 5 की रिपोर्ट में दिख रही भारत की सच्ची हालत के बारे में। केरला में राज्य के अधीन सभी कार्यालयों में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की मांग। ईयर्स फॉर इक्विटी क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम माने के P4E कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स के लिए पंजीकरण की शुरुआत। मां ने एंडोसल्फान पीड़िता को मारकर कर ली आत्महत्या, कासरगोड में जीवन किया समाप्त। अपने सपनों को हासिल करने के लिए यूपीएससी टॉपर्स ने लड़ी जंग गरीबी और विकलांगता से। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए अपने घरों में मूल्यांकन के पात्र है। कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के प्रयास जारी। पुणे में बेटे की विकलांगता को ठीक करने के लिए रस्मों के बहाने महिला का भगवान ने किया बलात्कार। सेंट जेवियर्स के XRCVC ने की है सर्टिफिकेट प्रोग्राम की घोषणा। कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब ओपनिंग। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।